वेलकम टू आवर चैनल एकेडमिक आर। आज जो हम आपके लिए वीडियो लेकर आए हैं वो आज के सिनारियो में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि CUET का नोटिफिकेशन आ चुका है और बहुत ही जल्द इसका एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम जिस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिस चीज़ के ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं, वो है DU LLB के एंट्रेंस के लिए सिलेबस। आप में से बहुत सारे लोग एस्पायर कर रहे होंगे इस बार DU LLB का एंट्रेंस देने के लिए, क्योंकि आप लीगल फील्ड में जाना चाहते हैं, बैचलर्स करना चाहते हैं लॉ में और फर्दर स्टडीज़ परस्यू करना चाहते हैं। तो उसके लिए DU LLB के एंट्रेंस की प्रिपरेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। और प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले जो सबसे फर्स्ट स्टेप आपको लेना है वो है सिलेबस के बारे में एक इन डेप्थ नॉलेज होना कि आपको एक्चुअली कहाँ कहाँ पर फोकस करना है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि क्या क्या सब्जेक्ट्स कवर हैं और क्या क्या एरियाज ऐसे हैं जहां पर आपको स्पेसिफिकली फोकस करना होगा। शुरू करते हैं। CUET LLB PG सिलेबस, तो जिसमें कि DU का भी LLB एंट्रेंस कवर है। अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें 4 सब्जेक्ट्स बेसिकली इंक्लूड होते हैं, जिसमें सबसे पहला आपका होता है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन। दूसरा सब्जेक्ट जो इसमें इंक्लूड होता है दैट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। तीसरा सब्जेक्ट जो इसमें इंक्लूड है वो है एनालिटिकल एबिलिटीज। एंड फाइनली जो लास्ट सब्जेक्ट इसमें होता है दैट इज लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। सो बेसिकली जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे DU LLB के एंट्रेंस में वो इन 4 सब्जेक्ट में से ही पूछे जाएंगे। इन्हीं के अलग अलग एरियाज में से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। सो वन बाय वन हम देखेंगे कि इन सब्जेक्ट्स में क्या क्या एरियाज इंक्लूड होते हैं, कहाँ कहाँ पे हमें फोकस रखना है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस और स्कोप होता है। हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन से। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो बेसिक इंग्लिश होती है, जो आपकी क्लास 10 लेवल की होती है, 10th तक सभी ने इंग्लिश पढ़ी ही होती है यूजुअली, तो इसमें आपकी वो बेसिक वाली इंग्लिश के क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट या फिर टेक्निकल नहीं होता है, बट आपको इंग्लिश की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना, ग्रामर की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। जो कुछ मेजर एरियाज इसमें रहते हैं जिनसे बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स। होमोनिम्स का मतलब होता है वैसे शब्द जो कि सुनने में एक समान सुनाई देते हैं, लेकिन उनका जो अर्थ होता है, जो मीनिंग होता है, वो अलग होता है। इसके अलावा वर्ड डेफिनेशंस, एनालॉजीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस यानी कि मुहावरे एवं लोकोक्तियां, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको एक फुल सेंटेंस दिया जाता है जिसके लिए आपको एक वर्ड क्या यूज होगा वो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। इसके अलावा सेंटेंस इंप्रूवमेंट एंड रीअरेंजमेंट, इसमें बेसिकली एक सेंटेंस होता है, उसके पार्ट्स को जंबल कर देते हैं, इधर उधर कर देते हैं, एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा उन पार्ट्स का, जिससे कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। इसके अलावा आपके फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि बेसिक ग्रामर पे बेस्ड होते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन प्रोनाउन आर्टिकल कंजंक्शन, ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन। ग्रामेटिकल एरर्स आइडेंटिफाई करना, जिसमें इंक्लूड होते हैं टेंस एरर्स, वॉइस प्रीपोजिशन यूजेज, स्पीच एरर्स, ये सारे के सारे इसमें हो सकते हैं। इसके अलावा करेक्ट स्पेलिंग, यानी कि कोई भी वर्ड उसकी स्पेलिंग आपको, करेक्ट स्पेलिंग आपको आइडेंटिफाई करनी होगी दिए हुए 4 ऑप्शंस में से। इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। एंड फाइनली स्पॉटिंग एरर्स। स्पॉटिंग एरर्स में जनरली एक स्टेटमेंट आपको दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि इस स्टेटमेंट में क्या एरर है। अब वो एरर ग्रामेटिकल भी हो सकता है, स्पेलिंग भी हो सकता है या फिर कुछ भी हो सकता है। सो बेसिकली उसमें आपको एरर आइडेंटिफाई करना होता है। सो दिस वाज द सिलेबस जो कि आपके इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन में यूजुअली पूछा जाता है। इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन की जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे, इन एरियाज पे आपको फोकस करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अपनी प्रैक्टिस में रखने हैं। ये क्वेश्चंस आपको रेगुलर प्रैक्टिस करने से आ जाएंगे, आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इंग्लिश के बाद जो मेजर एरिया एक आता है दैट इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जैसा कि आप सब लीगल एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग फ्यूचर में लॉ की स्टडी करने वाले हैं, तो एक लीगल एस्पिरेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उनको डे टू डे हैपनिंग्स क्या चल रहा है, स्पेशली लीगल एरिया में, इंडियन लीगल सिस्टम में क्या चल रहा है, इसकी उनको एक बेसिक नॉलेज होना जरूरी है।
तो जीके और करंट अफेयर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाते हैं डीयू एलएलबी एंट्रेंस के सिलेबस का। सो जीके और करंट अफेयर्स की अगर हम बात करें तो सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, बिकॉज करंट अफेयर्स में डेली अगर आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी न्यूज़ है। तो एक क्वेश्चन होता है कि हम इतना सारा क्रैम अप कैसे करें, कैसे हम इतना सारा याद रखें। हाउएवर, आपको बिल्कुल भी इतनी ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ मेजर एरियाज है जहाँ पे आपको अपना फोकस रखना है, और इन एरियाज में जो लीडिंग डेवलपमेंट्स हैं डे टू डे वो आपको प्रिपेयर रखने हैं। तो जो एरियाज इसमें आपको फोकस में रखने हैं जिससे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आते हैं, दैट इज नंबर वन इज पॉलिटिक्स। इसमें बेसिकली पूरा का पूरा आपका इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एवरीथिंग, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। इसकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। इसके अलावा जीके में आता है, स्टैटिक जीके का ही पोर्शन है, एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री की आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, चाहे फिर वो क्रोनोलॉजी हो, डायनेस्टीज की क्रोनोलॉजी हो, किंग्स की क्रोनोलॉजी हो, मुगल पीरियड, इनके फीचर्स क्या थे, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, इस सब का एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। देन कम्स ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंडियन ज्योग्राफी की, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, ये आपको होनी चाहिए। एंड आफ्टर दिस यू हैव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आपको फोकस अपना इंडियन इकोनॉमिक्स पे रखना है कि इंडिया में इकोनॉमिक कैसी है। यहाँ पे आपको इंडिया की मैक्रो इकोनॉमी पे फोकस रखना है। मैक्रो इकोनॉमी का मतलब होता है कि नेशनल लेवल पे इकोनॉमिक पॉलिसीज हमारी कैसे गवर्न होती हैं, क्या क्या उसमें होता है। इसमें भी कुछ जो एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, आउटलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जिसमें आपको इकोनॉमी, जो इंडिया में जो इकोनॉमिक सिस्टम फॉलो होता है उसके बेसिक और इसेंशियल फीचर्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद 5 ईयर प्लान्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद से इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक प्लान तैयार होता है जो कि 5 साल, आने वाले 5 साल के लिए काम करता है। इनको हम 5 ईयर प्लान्स बोलते हैं। ये प्लान जब भी तैयार होता है इसकी एक थीम होती है जिसके अकॉर्डिंग सारी योजनाएं, सारी स्कीम्स लाई जाती हैं। तो 5 ईयर प्लान्स जो भी रिसेंट चल रहा होगा आपके एंट्रेंस के टाइम पे या उसके जस्ट पहले वाला, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इंडिया की नेशनल इनकम, इसकी डेफिनेशन कैसे कैलकुलेट होती है उसका बेसिक, प्लस इंडियन टैक्स स्ट्रक्चर, इंडिया में किस किस टाइप का टैक्स है, उसके फीचर्स क्या है, प्रोपोर्शनेट है, डायरेक्ट है या कैसा है, ये सारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए। इकोनॉमिक्स के बाद जो इम्पोर्टेंट एक एरिया होता है दैट इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको डे टू डे क्या मेजर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पास होता, एक इम्पॉर्टेंट इसमें पार्ट होता है स्पेस टेक्नोलॉजी का, कि इंडिया स्पेस की फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट कर रहा है, क्या क्या सैटेलाइट्स डेवलप हो रहे हैं, कौन कौन से मिशन जा रहे हैं, ये सारा आपको डेली न्यूज़पेपर्स में मिल जाएगा। तो इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होना बहुत ज़रूरी है, और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें से कवर होते हैं। आफ्टर दैट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। अगर हम रीसेंट ट्रेंड्स को स्टडी करें, नॉट जस्ट DULLB बट एनी सच एंट्रेंस एग्जाम, तो आप पाएंगे कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के क्वेश्चंस का जो स्कोप है या जो फ्रीक्वेंसी है वो धीरे धीरे बढ़ रही है। दैट मीन्स अब स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमारे इन्वायरमेंट, उसके कंसर्न्स, उसका डेवलपमेंट कैसे उसमें काम करा जाता है, कैसे उसको सुधारा जाएगा, इस सब से वो अवेयर हो। इसीलिए इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से काफ़ी हद तक इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंट के लिए आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क्स, इन सब के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन कम्स जनरल साइंस। तो साइंस एंड टेक और जनरल साइंस में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, जहाँ साइंस एंड टेक में आपके करंट वाले डेवलपमेंट्स इंक्लूड होते हैं कि क्या नए नए आविष्कार हो रहे हैं, कौन सी वैक्सीन बन रही है। इनफैक्ट जब से कोविड आया है काफ़ी कुछ डेवलपमेंट वैक्सीन के एरिया में हो रहे हैं जो चर्चा में रहते हैं। वो सारा का सारा, प्लस आपका स्पेस में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारा का सारा आपका साइंस एंड टेक में कवर होता है। हाउएवर जनरल साइंस में आपका बेसिकली स्टैटिक साइंस वाला पार्ट कवर होता है। स्टैटिक साइंस का मतलब जो डेवलपमेंट नहीं है बट एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है। फॉर एग्जांपल कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, और इसके अलावा कौन से केमिकल का यूज़ कहाँ पे होता है, केमिकल्स की यूज़, केमिस्ट्री हो गई आपकी, फिजिकल फिनोमिना हो गए कि फिजिक्स का कौन सा फिनोमिना लगता है किस चीज़ में। इस टाइप की जो स्टैटिक साइंस के क्वेश्चंस हैं बेसिक 10th लेवल के, वो आपके जनरल साइंस में कवर होते हैं। And then you have national and international burning topics. Now this is sort of a residual area
रेसिडुअल एरिया का मतलब इसमें आपके जितने भी ऐसे क्वेश्चंस जो ऊपर वाले किसी भी एरिया में फॉल नहीं करते हैं, वो इसमें आ जाते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, जिसमें आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, करंट सब कुछ इसमें कवर हो जाता है। सो नेशनल एंड इंटरनेशनल बर्निंग टॉपिक्स, उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। एंड इसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स कि रिसेंटली कौन सी बुक किसने लिखी है, क्यों वो फेमस हुई है, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दैट इन्वायरमेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इन्वायरमेंट एक बहुत ही आजकल रेलेवेंट टॉपिक बन चुका है, काफ़ी हद तक क्वेश्चंस इन्वायरमेंट से पूछे जाते हैं। एंड आफ्टर दैट मेजर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। सो जब इंडस्ट्रीज की बात आती है, वैसे तो ये ज्योग्राफी का भी पार्ट है, बट हमने इसको सेपरेटली मेंशन किया है क्योंकि यूजुअली इंडस्ट्रीज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें आपका क्या आ जाता है कि इंडिया में मेजर इंडस्ट्रीज का लोकेशन क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे आपका इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अलावा ओर्स, माइंस, इन सब का एरिया क्या है, ये सब का लोकेशन क्या है, जो आपको किसी भी एक बेसिक सी एटलस में भी मिल जाता है। बट यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर्म करता है और इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आने का चांस आपका रहता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में क्या है, किस टाइप की क्रॉप्स होती हैं, कौन सी क्रॉप किस एरिया में होती है, इसके अलावा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या क्या स्कीम्स चलाई जा रही हैं, ये सारे क्वेश्चंस एग्रीकल्चर में कवर होते हैं। एंड फाइनली यू हैव अवार्ड्स एंड अचीवमेंट्स, यानी कि रिसेंटली किसको कौन सा अवार्ड मिला है, अचीवमेंट में इंडिया की रैंकिंग्स वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन सारे आपके अवार्ड एंड अचीवमेंट्स में कवर होते हैं। सो दीज वर द एरियाज जो आपका मेजर पार्ट फॉर्म करते हैं जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का। तो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी पढ़ाई के अलावा आप साइड बाय साइड डेली एक न्यूज़पेपर भी फॉलो करें, जिससे कि आपको डे टू डे की करंट हैपनिंग्स का एक थोड़ा सा आइडिया और एक थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज आपको रोज की रोज मिलता रहे, ताकि आपके ऊपर इकट्ठा बर्डन ना आए जब आपका एग्जाम हो। इसके अलावा स्टैटिक जीके आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक से अपनी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट जो थर्ड हमारा जो सब्जेक्ट था दैट इज एनालिटिकल एबिलिटी। तो एनालिटिकल एबिलिटी में बेसिकली टेस्ट किया जाता है कि आपकी एनालिटिकल स्किल्स क्या है। तो एनालिटिकल एबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो मेजर एरियाज जहां से क्वेश्चंस आते हैं उसमें होता है आपका स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड एक्शंस। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं, आपको वो दो स्टेटमेंट दे देते हैं, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। इसके बाद वो उनके बीच का आपसे रीजनिंग पूछ सकते हैं, कौन सा स्टेटमेंट किसका आर्ग्यूमेंट करेक्ट है, किसका आर्ग्यूमेंट वो नहीं हो सकता, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आते हैं एनालिटिकल एबिलिटी में। इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी होती है आपकी एजर्शन और रीजनिंग की, जहाँ पे आपको एक एजर्शन दिया जाता है और नीचे एक रीजन होता है। अब आपको बताना होता है कि एजर्शन और रीजन में से क्या करेक्ट है, क्या करेक्ट नहीं है। अगर करेक्ट है, दोनों करेक्ट है, तो क्या रीजन एजर्शन का सही रीजन है या नहीं है। इस टाइप से आपको चार ऑप्शंस दिए होते हैं, जो आपको दोनों चीज़ों को अच्छे से पढ़ के, यानी कि एजर्शन को अच्छे से पढ़ के और रीजन को अच्छे से पढ़ के आपको उसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आंसर करना होता है। देन यू हैव सिलोजिज्म एंड यू हैव नंबर टेस्ट, यू हैव डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, कोडिंग एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशनशिप्स एंड रैंकिंग। ये सब क्वेश्चन बेसिकली आपकी रीजनिंग का पार्ट फॉर्म करते हैं। रीजनिंग एबिलिटी में आपका क्या पूछा जाता है, नंबर टेस्ट आपका होता है जिसमें आपको वो बहुत सारे नंबर से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस देते हैं। इसके अलावा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट में, जिसमें वो आपको एक प्रॉब्लम देते हैं और अल्टीमेटली आपको डायरेक्शन पता करके सही ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि अगर कोई पर्सन मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो इस टाइप से एक वो प्रॉब्लम आपको फ्रेम करके देते हैं एंड अल्टीमेटली आपको जो पूछा जाता है डायरेक्शन या डिस्टेंस के बारे में, आपको उसका आंसर देना होता है। देन यू हैव कोडिंग एंड डिकोडिंग, जिसमें किसी भी इंग्लिश वर्ड का कुछ कोड देते हैं एंड देन आपको उसको डिकोड करना पड़ता है, या आपको किसी पैटर्न के हिसाब से किसी वर्ड को आपको कोड करना पड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चंस कोडिंग एंड डिकोडिंग में आते हैं। देन यू हैव ब्लड रिलेशनशिप्स, जिसमें वो आपको रिलेशनशिप्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछते हैं, आपसे पूछे जाते हैं कि ओके जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं कि फोटो वाले पर्सन की मदर की, सिस्टर की, फादर। सो इस टाइप से वो एक आपको लॉन्ग चेन ऑफ रिलेशनशिप्स अपनी प्रॉब्लम में देते हैं एंड अल्टीमेट आपको जो भी उन्होंने पूछा होता है, जिन भी दो पर्सन का रिलेशनशिप, वो आपको बताना होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके। एंड फाइनली यू हैव रैंकिंग। रैंकिंग में वो क्या करते हैं कि वो आपको बहुत सारी सिचुएशंस दे देते हैं
और बहुत सारे वो आपको फैक्ट्स दे देते हैं उसके बारे में, और उससे फिर आपको रैंकिंग या कुछ भी ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग से उसको सॉल्व करके आपको बताना होता है। एंड देन यू हैव एनालॉजी। एनालॉजी में भी आपको वो दो वर्ड्स का रिलेशनशिप देते हैं एंड अल्टीमेटली आपको उसके एप्लीकेशन से थर्ड वर्ड का रिलेशनशिप या इस टाइप का कुछ भी डिकोड करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो एनालिटिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस भी ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस से ही आएंगे। इनका लेवल 10th क्लास तक का ही होता है, टेक्निकल ज़्यादा नहीं होते हैं, बट अगर आप रेगुलरली इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये सॉल्व करना आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। एंड फाइनली जो लास्ट हमारा सब्जेक्ट होता है दैट इज लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल उठता है कि लॉ तो हम पढ़ने जा रहे हैं, फिर हमसे लीगल अवेयरनेस और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस क्यों पूछे जा रहे हैं। बेसिकली लीगल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड में आपसे कोई बहुत ज़्यादा लीगल क्वेश्चन या टेक्निकल लीगल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट अगर आप लॉ के एस्पिरेंट हैं तो आपसे एक एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि आपको लॉ के बेसिक फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। अगर आप फ्यूचर में लॉ परस्यू करने का सोच रहे हैं तो आपको लॉ के बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक प्रिंसिपल्स, इंडियन लीगल सिस्टम के इसेंशियल फीचर्स, बेसिक फीचर्स आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा आप कैसे लॉ को किसी सिचुएशन में अप्लाई करेंगे उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक करने के लिए भी ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सो इसमें जो मेजर एरियाज आपको फोकस में रखने हैं दैट इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज आपके जीके में पॉलिटी में भी ये कवर होता है, बट सेपरेटली आपको लीगल अवेयरनेस में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आर्टिकल्स और कुछ मेजर प्रोविजंस और केसेस के बारे में पता होना चाहिए। देन यू हैव इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड जो कि इंडिया का क्रिमिनल लीगल सिस्टम का पार्ट फॉर्म करता है, उसके बारे में उसके कुछ कुछ बेसिक प्रोविजन आपको पता होने चाहिए। देन यू हैव इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बेसिक प्रिंसिपल्स, कॉन्ट्रैक्ट के इसेंशियल फीचर्स, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कब नहीं बनता है, किन सिचुएशंस में बनता है, और कुछ कुछ केसेस आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन को आप रियल लाइफ सिचुएशन में कैसे अप्लाई करेंगे उसके ऊपर भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। देन यू हैव फैमिली लॉ। फैमिली लॉ से भी सिमिलरली कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। देन कम्स लॉ ऑफ टॉर्ट। तो लॉ ऑफ टॉर्ट एक डिफरेंट ब्रांच होता है लॉ की, ये सिविल और क्रिमिनल लॉ से अलग होता है। इसके क्या क्या एसेंशियल फीचर्स हैं, इसका बेसिक क्या है, उसकी भी आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देन लीगल फंडामेंटल्स एंड टर्म्स। तो टर्म्स में कुछ कुछ जो टेक्निकल लीगल टर्म है, जो लीगल टर्मिनोलॉजी है, उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके ऊपर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। देन यू हैव लीगल मैग्जिम्स। तो लॉ में लैटिन मैग्जिम्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है, बहुत सारे कंसेप्ट हम मैग्जिम की हेल्प से समझते हैं, पढ़ते हैं। तो इस प्रकार कुछ मैग्जिम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको उनके बारे में उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। देन यू हैव इंपॉर्टेंट लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स। लास्ट ईयर स्पेशली लास्ट 1 और 2 ईयर में सुप्रीम कोर्ट ने कौन से लैंडमार्क जजमेंट्स दिए जिन्होंने हमारे इंडियन लीगल सिस्टम पे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डाला, उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्या फैक्ट थे उस केस के, जजेस कौन कौन थे, बेंच कितने जजेस की थी, और इम्पॉर्टेंट कोर्ट ने क्या उसमें वर्डिक्ट दिया है, वो आपको पता होना चाहिए। देन कम्स लीगल जीके। तो लीगल जीके में आपका करंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट्स के बारे में, ये सारा जितना भी जीके का पोर्शन है जो कि कोर्ट्स वगैरह के बारे में है, वो सारा आपका लीगल जीके में कवर होता है। एंड देन यू हैव लीगल प्रपोजिशंस, जिसमें आपके क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें आपको वो एक लीगल प्रपोजिशन देते हैं, देन वो आपको एक सिचुएशन देते हैं और आपको वो लीगल प्रपोजिशन अप्लाई करके ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है उस सिचुएशन का डिसीजन देते हुए। सो दिस वाज द लास्ट सब्जेक्ट जो कि आपके DU LLB के एंट्रेंस का पार्ट फॉर्म करता है। सिलेबस कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा वास्ट है, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर आप अगर पढ़ाई करेंगे तो ये मुश्किल नहीं है। इसके साथ ही अगर आपको ऐसा ही और कंटेंट चाहिए या आपको अपनी DU LLB एंट्रेंस प्रिपरेशन में कोई और क्वेरी है या आपको कोई और हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कीजिए एकेडमिक आवर को। हमारा एड्रेस 53rd फर्स्ट फ्लोर मॉल रोड, GTB नगर गेट नंबर 2, दिल्ली 110009। और आप हमें फ़ोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं 9366676869, जिस पे आपकी कोई भी क्वेरी हो DU LLB से रिलेटेड या किसी भी लॉ एंट्रेंस के एग्जाम से रिलेटेड, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। तो इसके साथ ही आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए और इस टाइप के और कंटेंट को
और कंटेंट देखने के लिए फॉलो कीजिए एकेडमिक आर को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।